मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में अपन ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम पढ़ लिया था। आपको जो पीडीएफ भेजी जा रही है वो आपको फेयर कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में उतारनी है। ठीक है, और काम कंप्लीट रखना है। क्लियर? तो अपन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की जो सर्वप्रथम इसकी जो खोज की थी वो 1869 में, और इसकी बात करें 1869 में एक वैज्ञानिक था, फ्रेडरिक मिशर। और फ्रेडरिक मिशर ने मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में की खोज की और इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। तो क्या कहा? न्यूक्लिन कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लिन को कहा। बाद में एक वैज्ञानिक और हुआ, रिचर्ड अल्टमान। और रिचर्ड अल्टमान ने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक अम्ल कहा। ठीक है, ठीक है, मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में इसकी खोज की थी और न्यूक्लिन कहा इसको। जब रिचर्ड अल्टमान ने इस न्यूक्लिन को क्या कहा? न्यूक्लिक अम्ल कहा। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिक में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, जीवित कोशिकाओं के नाभिक में पाए जाने वाला न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पाया जाता है। इसके रूप में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और फास्फोरस भी पाया जाता है। मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि अणुओं युक्त रेखीय बहुलक होता है। कैसा है न्यूक्लिक अम्ल? रेखीय बहुलक। ठीक है, रेखीय बहुलक होता है जो सभी जीवों में उपस्थित होता है। जितने भी जीव हैं सभी के लिए न्यूक्लिक अम्ल अनिवार्य होता है, तो जीवन के लिए महत्वपूर्ण अवयव के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्यों कार्य करता है? क्योंकि कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र हैं, ठीक है, वो गुणसूत्रों में आनुवंशिक कूट धारण करने वाले जो जीन हैं वे न्यूक्लिक अम्लों से ही मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, वे किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बने होते हैं। और कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी न्यूक्लिक अम्लों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, और देखिए न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल और इसको बोलते हैं RNA, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, मतलब DNA। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए जो RNA है, शॉर्ट में अपन RNA DNA पढ़ेंगे। ठीक है, तो RNA कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। मुख्य रूप से किसमें मिलेगा? कोशिका द्रव में मिलेगा। इसके अलावा देखो ये कहाँ पाया जाएगा?
कोशिका द्रव्य में, ठीक है, मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त ये केंद्रक में भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। आरएनए कहाँ मिलेगा? कोशिका द्रव्य में, और इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में, कम मात्रा में या कुछ मात्रा में केंद्रक में भी पाया जाता है, ठीक है। डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है मुख्य रूप से। इसके अलावा ये कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। मेनली तो इसमें केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब इनका रासायनिक संगठन की अपन बात कर लें तो न्यूक्लिक अम्लों का जब अल्प मात्रा में जल अपघटन कराया जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। न्यूक्लिक अम्लों का, ये न्यूक्लिक अम्ल, और इनका क्या कराएं? मंद जल अपघटन। मंद जल अपघटन कराने पर क्या बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और जब इन न्यूक्लियोटाइडों का भी जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्लों का निर्माण होता है। फास्फोरिक अम्ल प्लस न्यूक्लियोसाइड, क्लियर। न्यूक्लिक अम्लों का जब मंद जल अपघटन कराया जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइडों का जल अपघटन कराने पर न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल बनते हैं, जो कार्बनिक क्षार और शर्करा देते हैं। जो आगे क्या देंगे? कार्बनिक क्षार और शर्करा देते हैं। ये कहते हैं कि न्यूक्लिक अम्लों का जब जल अपघटन कराया जाता है 3 प्रकार के उत्पादों का निर्माण होता है, 3 प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। कौन से? एक तो प्राप्त हो जाएगा आपको फास्फोरिक अम्ल, एक प्राप्त हो जाएगा कार्बनिक क्षार, और तीसरा प्राप्त हो जाएगा शर्करा, ठीक है। तीसरा प्राप्त हो जाएगा शर्करा। तो न्यूक्लिक अम्लों का मंद जल अपघटन कराने पर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइडों का जल अपघटन कराते हैं तो फास्फोरिक अम्ल न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, और न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल आगे क्या देंगे? कार्बनिक क्षार और शर्करा देते हैं। इसका मतलब न्यूक्लिक अम्लों के जल अपघटन से 3 प्रकार के उत्पाद अपने को प्राप्त होते हैं। एक तो होता है फास्फोरिक अम्ल, H3PO4, ठीक है, H3PO4। ये P इसमें सेंट्रल एटम होता है, डबल बॉन्ड O, और HO, OH और OH, H3PO4 ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। दूसरा कार्बनिक क्षार, ये 2 प्रकार के, फ्लोरीन और टर्बिडिन। और तीसरा शर्करा। शर्करा ये 5 कार्बन वाली होती है, 5 कार्बन वाली पेंटोज शर्करा होती है, ठीक है। 5 कार्बन वाली पेंटोज शर्करा होती है, क्लियर। तो फास्फोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर ये है। आप देखो इसमें कार्बनिक जो पहले अपन शर्करा पढ़ लेते हैं, उसके बाद कार्बनिक क्षार पढ़ेंगे। तो शर्करा जो शर्करा है, न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाने वाली जो शर्करा है वो पेंटोज शर्करा है, 5 कार्बन वाली होती है, 2 प्रकार की होती है। देखो एक तो होती है, अपन यहाँ शर्करा के बारे में बात कर रहे हैं। शर्करा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो राइबोज, या इसको डी राइबोज कहते हैं,
ये आरएनए में पाई जाती है, ठीक है, राइबोज या डी राइबोज जो आरएनए में पाई जाती है, और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, या इसको अपन बोल सकते हैं D2 डीऑक्सी राइबोज, D2 डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। दो प्रकार की होती है शर्करा, राइबोज या इसको बोलते हैं डी राइबोज जो आरएनए में पाई जाती है, और डीऑक्सी राइबोज या D2ऑक्सी राइबोज ये डीएनए में पाई जाती है, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि आरएनए में पाई जाने वाली जो शर्करा है उसको राइबोज शर्करा कहते हैं, और डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा उसको डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। अब देखें आप तीसरा इसमें कार्बनिक क्षार। तो कार्बनिक क्षार कितने प्रकार के बता दिए? दो प्रकार के बताए थे आपको। कार्बनिक क्षार कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो बताया था आपको प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन, क्लियर। अब प्यूरिन में तो एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। प्यूरिन में कौन कौन से हैं? एडेनिन और ग्वानिन। ग्वानिन को G से और एडेनिन को A से दर्शाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन में आप तीन प्रकार के क्षार पढ़ सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आप पढ़ सकते हैं साइटोसिन, एक पढ़ सकते हैं थायमिन, और एक पढ़ेंगे यूरेसिल, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन है, और पिरिमिडीन साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल है। साइटोसिन को C से, थायमिन को T से और यूरेसिल को कैपिटल U से इंटीग्रेट किया जाता है। अब न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के आरएनए और डीएनए। अगर आप डीएनए की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो डीएनए में देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब A, G, C और T ये नाइट्रोजन क्षारक किसमें पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। अगर आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, और थायमिन के स्थान पर यहाँ यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल, ठीक है। मतलब A, G, C और T के स्थान पर क्या लिख देंगे? U। ये डीएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप देखें, ये तो क्या हो गए? कार्बनिक क्षार हो गए दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन, पिरिमिडीन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और डीएनए में पाए जाने वाले थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ अपन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, तो अपन किसकी बात करें? पहले न्यूक्लियोसाइड की बात कर लें। न्यूक्लियोसाइड, ध्यान देना, पूछ लेता है तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? तो क्षार और शर्करा अणु के संयोजन से बनने वाले जो यौगिक हैं वो क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। कार्बनिक क्षार प्लस शर्करा अणु दोनों का संयोजन से बनने वाले पदार्थ के योग क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। एक क्षार और शर्करा अणु के संयोजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और इसमें शर्करा का जो कार्बन, पहला कार्बन है शर्करा का, जो कार्बन 1 है वो कार्बनिक क्षार या पिरिमिडीन के
पहले नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहता है, पिरिमिडीन के पहले नाइट्रोजन के साथ या प्यूरिन के 9वें नाइट्रोजन के साथ। ये कार्बन पिरिमिडीन के N1 के साथ या प्यूरिन के 9वें नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा रहता है। ठीक है, आरएनए और डीएनए में प्रत्येक में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? कार्बनिक क्षार और शर्करा का संयोजन। इसमें शर्करा के कार्बन, पहले कार्बन से पिरिमिडीन का पहला नाइट्रोजन या प्यूरिन का 9वां नाइट्रोजन जुड़ा रहता है। अब देखें आप न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या? अब इसमें आप क्या जोड़ रहे हैं? फास्फोरिक अम्ल और जोड़ रहे हैं फास्फोरिक अम्ल। मतलब ये कार्बनिक क्षार, शर्करा एवं फास्फोरिक अम्ल के संयोजन को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड मतलब न्यूक्लियोसाइड क्या है? कार्बनिक क्षार और शर्करा का संयोजन। तो जब न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल का संयोजन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। यहाँ पे ये कहते हैं कार्बनिक क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल का संयोजन क्या कहलाए? न्यूक्लियोटाइड कहलाए। या न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल का संयोजन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो फास्फोरिक अम्ल शर्करा के 5वें कार्बन से, ये जो फास्फोरिक अम्ल है ये शर्करा के कार्बन नंबर 5 से जुड़ा रहता है। ठीक है, और यह कार्बन 3 से भी जुड़ सकता है, 5 या 3 से भी ये जुड़ा हो सकता है। क्लियर? राइबो शर्करा मतलब आरएनए में फास्फोरिक अम्ल दूसरे कार्बन से भी जुड़ सकता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोटाइड है उनको अपन अंग्रेजी के 3 बड़े अक्षरों से, कैपिटल लेटर्स में दर्शाते हैं। 3 जैसे अपन बात करें एटीपी या एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसी के साथ एक और इसमें अपन पढ़ सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइडों की जो अनेक इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं, किससे? फास्फोडाइएस्टर बंधों के द्वारा जुड़ जाती हैं, तो वो क्या बना देती हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देती हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी जो इकाइयां हैं, बहुत सारी इकाइयां आपस में फास्फोडाइएस्टर बंधनों के द्वारा जुड़ करके और क्या बना देती हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देती हैं। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ध्यान रखना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड परस्पर शर्करा के 5वें कार्बन से या तीसरे कार्बन से फास्फोडाइएस्टर बंधनों के द्वारा जुड़ करके और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, जिसमें श्रृंखला के एक सिरे पर फास्फेट समूह होता है जो कार्बन 5 से जुड़ा रहता है और दूसरे सिरे पर कार्बन 3 से जुड़ा रहता है। मतलब एक सिरे पर 5वें कार्बन से, दूसरे सिरे पर तीसरे कार्बन से जुड़ा रहता है। न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लिक अम्लों की एकलक इकाइयों के साथ साथ इमारती खंड भी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? इमारती खंड। मतलब लगातार ये इकाइयां जुड़ती जाती हैं। ठीक है, तो ये थे न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है,